वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 12th क्लास सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 6 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के भाग 1 को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आशा है आप पूरे ध्यान, पूरे मनोयोग से और रुचि लेकर इस पाठ को सीखेंगे और समझेंगे। ये इस पाठ का प्रत्यय है। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों? राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों, और वो भी विश्व की राजनीति में? हम इसका अध्ययन करेंगे। दूसरा, विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा। विश्व की जो संपदा है, जो साझी संपदा है, उसकी सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे हम। अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है? अंटार्कटिका जो है, जो महाद्वीपों से अलग है, उस पर किसका स्वामित्व है? साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां क्या क्या हैं? तो ये 4 पॉइंट हैं जिनको आज हम इस पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों? वैश्विक राजनीति में पर्यावरण और संसाधन से जुड़े मुद्दे निम्न हैं। क्या यह मुद्दे समकालीन विश्व राजनीति के दायरे में आते हैं? दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जो कृषि योग्य भूमि है उसमें अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, यानी भूमि को और कहीं ज़्यादा सुधारा नहीं जा रहा है, उसे कृषि योग्य नहीं बनाया जा रहा है। जबकि मौजूदा उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्से की उर्वरता कम हो रही है, और जो उपजाऊ जमीन हमारे पास है पूरी दुनिया में, उसकी भी उर्वरता कम हो रही है। चारागाहों के चारे खत्म होने जा रहे हैं, मत्स्य भंडार समुद्र में घट रहा है, और जलाशयों की जलराशि बड़ी तेजी से कम हो रही है। इसमें प्रदूषण बढ़ा है, जिससे खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। तो आपने देखा कि खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। उसके कारण क्या है? कृषि योग्य भूमि बढ़ नहीं रही, उसकी उर्वरता कम हो रही है, चारागाहों में चारे की कमी है, मत्स्य भंडार घट रहे हैं, और जलाशयों के जल भंडार घट रहे हैं। लेकिन बढ़ क्या रहा है? जनसंख्या बढ़ रही है। अब इस बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्न कहाँ से उपलब्ध होगा? इन्हें खाद्य पदार्थ कहाँ से उपलब्ध होंगे? संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार विकासशील देशों की 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता। जो विकासशील देश हैं, दुनिया में विकसित देशों की संख्या तो बहुत कम है, ज्यादातर जो देश हैं वो विकासशील ही हैं। तो जो विकासशील देश हैं, वहाँ की 66.3 करोड़ जनता ऐसी है जिसको स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है। ठीक है। और यहाँ की 240 करोड़ आबादी हाइजीन और सैनिटेशन से वंचित है, यानी साफ सफाई से वंचित है। इस वजह से 30 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं। ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि 30 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं हर साल मौत के शिकार हो जाते हैं। वो हाइजीन और सैनिटेशन की वजह से उन्हें बीमारियां लगती हैं। ठीक है। और उन्हें स्वच्छ पेयजल नहीं मिलता, जिस वजह से वो जो है 5 साल की उम्र तक, 1 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में वो जो है मृत्यु को प्राप्त होते हैं। देखिए, ये जंगल है, और ये जंगल मैंग्रोव जंगल है, जो ज़्यादातर पानी में पैदा होते हैं। अब ये जो मैंग्रोव जंगल हैं, ये दिखाया गया है कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल करा दिया। 1992 में दक्षिण अफ्रीका के देश ब्राजील की राजधानी रियो डी जनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था 1992 में, जिसमें लगभग 180 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। पृथ्वी को बचाने के लिए इसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई। ठीक। तो उन्हीं में एक ये है कि वर्षा के जो वन है, गरान मैंग्रोव देखे जा सकते हैं, ये वर्षा के वन हैं ये वाले। अब देखा, पानी में खड़े हुए हैं ये जंगल, और ये जंगल हमारे देश में भी बहुत ज्यादा है। सुंदरबन डेल्टा पूरा इन्हीं जंगलों का है, और सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां
जहाँ मिलकर के समुद्र में गिरती हैं, वहाँ पर ये डेल्टा बनता है। और ये डेल्टा है लगभग 8,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ डेल्टा है ये। यहाँ पर ये मैंग्रोव वन मिलते हैं, लेकिन ये मैंग्रोव वन भी अब धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि इनमें मिलने वाले जो जलीय जंतु हैं उनको निकाल निकाल करके वहाँ के लोग बाजार में बेचते हैं। ठीक, तो उन जलीय जंतुओं की साउथ ईस्ट एशिया के देशों में बहुत बड़ी खाद्य डिमांड है। वो लोग इन जलीय जंतुओं को खाते हैं, तो वहाँ पर ये भेजे जाते हैं जलीय जंतु, और उसकी वजह से ये जंगल जो है ये भी धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। और देखिए, प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं, क्योंकि जहां पर वन होता है वहां वर्षा होती है, जहां वन नहीं होता वहां मरुस्थल होता है, सूखा, धूल उड़ती है, वहां वर्षा भी नहीं होती। तो वन जो है वो प्राकृतिक जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं। इससे जल चक्र भी संतुलित बना रहता है, और इन्हीं वनों में धरती की जैव विविधता का भंडार भरा रहता है। अब जब ये होंगे तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं, जिसे हम जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतु इन जंगलों में रहते हैं, लेकिन जैव विविधता की भी हानि जारी है, और इसका कारण है उन पर्यावासों का विध्वंस जो जैव प्रजातियों के मामले में समृद्ध है। वह क्षेत्र जहाँ जैव प्रजातियां बहुत ज्यादा मिलती हैं, उन क्षेत्रों के पर्यावासों का विध्वंस किया जा रहा है, वहाँ जंगलों को काटा जा रहा है। तो ऐसे में वहाँ की जो जैव विविधता है वो भी नष्ट हो रही है। धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। ओजोन एक ऐसी गैस है जो O3 कहलाती है। O3 जैसे O2 ऑक्सीजन होती है, और एक सिंगल जो O होता है वो मोनोऑक्साइड कहलाता है। जो O2 होता है वो ऑक्सीजन कहलाता है, और जो O3 होता है उसे हम ओजोन कहते हैं। ये ओजोन जो है इसकी परत वायुमंडल में छाई हुई है, और इसका सबसे बड़ा फायदा जीव जंतुओं के लिए ये है कि जब सूरज की किरणें पृथ्वी के ऊपर गिरती हैं तो उन सूरज की किरणों में अल्ट्रावायलेट रेज होती है, पराबैंगनी किरण होती है। ये पराबैंगनी किरण जीव जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक होती है। ये जब उनके ऊपर गिरती हैं पराबैंगनी किरणें, तो ये जीव जंतुओं में, जिसमें मानव भी शामिल है, उनमें ये स्किन कैंसर कर देती हैं। मैलिग्नेंट मेलोनोमा नाम का एक स्किन कैंसर कर देती हैं। तो और ये ओजोन गैस जो है ये इन पराबैंगनी किरणों को छान देती है, ये धरती पर नहीं आने देती। ये ओजोन गैस जो है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोक देती है। अब जब वायुमंडल में ओजोन ही नहीं रहेगी तो पराबैंगनी किरणें सूरज की सीधी पृथ्वी पर आएंगी, और यहाँ जीवधारियों के स्वास्थ्य को एक बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। और ये ओजोन गैस जो है ये नष्ट हो रही है आजकल ग्रीन हाउस गैसों से। पूरे विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। जो समुद्र तटीय क्षेत्र है वहाँ प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ जो बसावटें हैं उसके आसपास की, वो किनारे के पानी को बहुत गंदा कर रहे हैं। यद्यपि समुद्र को मध्यवर्ती भाग अब भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है, लेकिन इसका तटवर्ती जल जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्यों की सघन बसावट जारी है। जहाँ समुद्र तटीय इलाके हैं वहाँ मनुष्य बसता जा रहा है। आपने देखा समुद्र तट के तो पास बस ही रहा है, नदियों के किनारे भी बस रहा है। पहाड़ों पर जो नदियां निकलती हैं उसके आसपास इतनी बसावट हो रही है कि जब उनमें बाढ़ आती है तो उनके मकान दुकान सब बह जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां बसना जारी है। पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्य की सघन बसावट जारी है, और इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आ जाएगी। क्योंकि अभी तो मध्यवर्ती जल जो है वो काफी साफ शुद्ध है, केवल किनारों का ही जल गंदा है, लेकिन धीरे धीरे करके मध्यवर्ती भी जल भी गंदा हो जाएगा।
अब देखिए, ये अराल के आसपास बने अराल एक समुद्र है जो मध्य यूरोप में और मध्य एशिया में पड़ता है। तो अराल के आसपास बसे हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि पानी के विषाक्त होने से मत्स्य उद्योग नष्ट हो गया। अराल एक ऐसा पर्वत है जो चारों तरफ से थल भाग से घिरा हुआ है। ठीक है। जहाजरानी उद्योग और उससे जुड़े तमाम कामकाज खत्म हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि पानी में नमक की सांद्रता के ज्यादा बढ़ जाने से पैदावार कम हो गई। वहां जो समुद्र में जो जल था, उस जल में ताजा पानी तो कहीं से आया नहीं, तो वही पानी जो लोगों ने ज्यादा यूज किया, तो वहां जल में नमक का कंसंट्रेशन बढ़ गया, नमक बहुत ज्यादा हो गया उसमें। तो उसके बढ़ जाने से क्या हुआ? पैदावार कम हो गई। अनेक अनुसंधान हुए लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हुआ और वहां के आसपास रहने वाले हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। ये चित्र ये बात दिखाता है। दूसरा ये चित्र है, ये वैश्विक ताप वृद्धि को दिखाता है, ग्लोबल वार्मिंग को। ये ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? धरती का यदि तापमान बढ़ता है तो धरती के तापमान के बढ़ने से जो ध्रुवों पर बर्फ जमा है वो बर्फ पिघलेगी और उस बर्फ के पिघलने से समुद्र का लेवल ऊंचा उठेगा। समुद्र का लेवल जब ऊंचा उठेगा तो उसके किनारे बसी हुई बस्तियां पानी में डूब जाएंगी। ये ग्लोबल वार्मिंग है। और ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों होती है? ये ग्लोबल वार्मिंग इसलिए होती है कि सूर्य से जो किरणें पृथ्वी पर आती हैं डे टाइम में, वह रात के समय में अंतरिक्ष में वापस लौटती हैं, जिससे पृथ्वी जो है उसका तापमान नहीं बढ़ पाता। लेकिन प्रदूषण की परत जब वायुमंडल में छा जाती है तो ये गैसें जो रात में अंतरिक्ष में लौटने वाली थी, ये गैसें, ये किरणें जो है, ये गर्मी जो है अंतरिक्ष में लौट नहीं पाती, धरातल पर ही रह जाती है और इससे धरती का तापमान बढ़ता है। ठीक है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो अब देखिए, ये लाइटर है जिसमें आग जल रही है और ये अर्थ है, यानी अर्थ रूपी लाइटर जल रहा है और उसको पकड़ किसने रखा है? उंगलियों रूपी चिमनियों ने पकड़ रखा है। उंगली रूपी चिमनी, यानी पकड़ने वाली क्या है? उंगलियां हैं, लेकिन वो कैसी उंगलियां हैं पकड़ने वाली? चिमनी टाइप है। अर्थात इसमें से तमाम प्रदूषित गैसें उत्सर्जित हो रही हैं। यह इस चित्र में दिखाया गया है। अगर आप ग्रह को बचाना चाहते हैं तो अपने हाथ उठाएं। अब देखिए, इसमें दो तरह के लोग बैठे हैं। एक निर्धन देश का नागरिक है और एक धनी देश का नागरिक है। ठीक है। निर्धन देश का नागरिक छोटे आकार से दिखाया गया है, धनी देश का नागरिक बड़े आकार से सूट वूट वाला दिखाया गया है। ठीक है। निर्धन देश का नागरिक पूरा हाथ उठा रहा है क्योंकि वो पृथ्वी को बचाना चाहता है। ठीक है। लेकिन धनी देश का नागरिक, आप देखिए, उसकी 5 उंगलियों में से केवल 2 उंगलियां ऊपर है, बाकी सब नीचे हैं और वो 2 उंगलियां भी क्रॉस कर रही हैं, जो इस बात को दिखाती हैं कि ये लोग ग्रह को बचाने के लिए प्रयासरत नहीं हैं। जो धनी देशों के नागरिक हैं वो ग्रह को बचाने के लिए, पृथ्वी ग्रह को बचाने के लिए प्रयासरत नहीं है। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन का विषय भौगोलिक है या राजनीतिक? पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये विषय तो भौगोलिक है, लेकिन राजनीति में इसका अध्ययन क्यों किया जा रहा है वो हम देखते हैं। आपको यह लगता होगा कि ये घटनाएं तो नैसर्गिक हैं और रोज होती रहती हैं और इनका अध्ययन राजनीतिक विज्ञान के स्थान पर भूगोल में होना चाहिए। लेकिन पर्यावरण को नुकसान से जुड़े जिन मसलों की चर्चा अभी हमने की है, पिछले बार में हमने ग्लोबल वार्मिंग देखा है, ग्रह को बचाने के लिए कितना वो है, समुद्र गंदा हो रहा है,
जल के स्रोत गंदे हो रहे हैं, ठीक, चरागाह में चारा खत्म हो गया है, भूमि के उपजाऊपन कम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सभी पर्यावरण के नुकसान हैं उन पर अभी अभी हमने चर्चा की है। तो अभी हमने की उन पर अंकुश रखने के लिए अगर विभिन्न देशों की सरकारें एक कदम उठाती हैं, अब जो ये जो विषय थे जो अभी अभी हमने देखे कि ये पर्यावरण से जुड़े मसले थे और इनमें किस तरह से विनाश हो रहा है, तो इन देशों के यदि सरकारें उन विषयों पर कदम उठाती हैं और उनमें सुधार करने का प्रयास करती हैं, तो फिर ये विषय जो है राजनीतिक हो जाता है। इन मसलों की परिणति इस अर्थ में राजनीतिक होगी, इसलिए इसे राजनीति विज्ञान में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये विश्व राजनीति का हिस्सा है। क्योंकि पर्यावरण किसी एक देश का हिस्सा नहीं है, पर्यावरण पूरी दुनिया का सम्मिलित हिस्सा है और पूरी दुनिया के देश मिलकर के जो डिसीजन करेंगे, जो निर्णय लेंगे, उसी से पर्यावरण का फायदा होगा। कोई अकेला देश इसमें थोड़ा बहुत योगदान तो कर सकता है, लेकिन पूरा पर्यावरण को ठीक नहीं कर सकता। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के मसले एक और गहरे अर्थ में राजनीतिक हैं। क्यों? क्योंकि पर्यावरण को कौन नुकसान पहुंचाता है, इस पर रोक लगाने के लिए उपाय की जिम्मेदारी किसकी है, किसको इस्तेमाल का कितना हक है, यह जवाब इस बात से तय होता है कि कौन देश कितना ताकतवर है, ठीक है। इसलिए यह विषय राजनीतिक है, ठीक। जो ताकतवर देश है वो अभी भी पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, और वो किसी की परवाह नहीं कर रहे। तो इसके लिए राजनीति जरूरी है, क्योंकि विश्व के सभी देश मिलकर के बैठे और इस विषय पर विचार करें। आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता। जो दुनिया में आर्थिक विकास हो रहा है उससे पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है, उसकी चिंता। 1960 के दशक के बाद से यह विषय राजनीतिक चरित्र ग्रहण कर गया, क्योंकि वैश्विक मामलों में सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह क्लब ऑफ रोम, ये क्लब ऑफ रोम जो है एक विद्वान लोगों का समूह था, इसने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक के एक पुस्तक प्रकाशित की, जो बढ़ती जनसंख्या के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के अंदेशे को बड़ी खूबी से बताती है। यह पुस्तक जो है इस बात पर प्रकाश डालती है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है उससे पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का विनाश किस तरह से हो रहा है, यह इस बात को बताती है। 1972 में क्लब ऑफ रोम की पुस्तक थी ये, लिमिट्स टू ग्रोथ। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए। ये पीडी नहीं है, डीपी है, डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए और इस विषय के अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू किया। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ। कहाँ हुआ? ब्राजील। ब्राजील कौन है? दक्षिणी अमेरिका का एक देश है ब्राजील, ठीक। भारत से ज्यादा क्षेत्रफल है उसका, भारत से बड़ा है क्षेत्रफल में यह देश। तो यहां पर 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक सम्मेलन करवाया जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा गया। इसमें 170 देशों के इसमें 170 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए और हजारों स्वयंसेवी संगठन, अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने इसमें भाग लिया, इस पृथ्वी सम्मेलन में। ये कब हुआ? 1992 में हुआ, ठीक। कहां पे हुआ? ब्राजील के रियो डी जनेरियो में। रियो डी जनेरियो एक शहर है ब्राजील का, शायद कैपिटल भी है। तो वहां पर ये सम्मेलन हुआ जिसमें 170 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने भाग लिया
और हजारों स्वयंसेवी संगठनों ने इसमें भाग लिया और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भी इसके अंदर भाग लिया 1992 में पृथ्वी सम्मेलन। इस सम्मेलन से 5 साल पहले 1987 में आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से बर्टलैंड रिपोर्ट छपी। आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा सबका सम्मिलित भविष्य शीर्षक से बर्टलैंड रिपोर्ट छपी, जिसमें विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग ज्यादा प्रबल है जो पर्यावरण के लिए हितकारी नहीं है, ऐसा छपा। देखिए अभी क्या है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं वो प्राय विकसित देश हैं, उन्होंने बहुत पहले अपना विकास कर लिया है। लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध के देश हैं उनके संसाधनों को ये उत्तरी गोलार्ध के देश जो हैं अपने देशों में ले गए और उन्होंने अपना विकास तो कर लिया, लेकिन देशों को आजाद किया तो ये देश बहुत गरीब थे दक्षिणी गोलार्ध के। तो ये दक्षिणी गोलार्ध के देश अब अपने को समृद्ध बनाने के लिए विकास कर रहे हैं और विकास में पर्यावरण को जो क्षति पहुंच रही है उसका रोना ये उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं, क्योंकि ये विकसित हो चुके हैं, ये जो है इसका रोना रोते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध वाले पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि ज्यादा नुकसान जो है उत्तरी गोलार्ध वालों ने ही पहुंचाया है और आज भी यही पहुंचा रहे हैं। तो यही ऐसी रिपोर्टें छापते रहते हैं। तो बर्टलैंड जो रिपोर्ट छपी उसमें दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग ज्यादा प्रबल है, क्योंकि तुम्हारा तो विकास हो गया, अब वो अपना विकास करें तो ये मांग ज्यादा प्रबल है जो पर्यावरण के लिए हितकारी नहीं है। अब रियो के पृथ्वी सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई कि उत्तरी गोलार्ध के विकसित देश और दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देश के अलग अलग एजेंडे हैं। उत्तरी गोलार्ध के देश ओजोन परत की छेद और वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर के चिंतित रहते हैं, जबकि ओजोन परत की छेद जिस वजह से हो रही है उसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसें हैं और ग्रीन हाउस गैसों का ज्यादातर प्रयोग विकसित देश करते हैं, तो उसकी वजह से ओजोन परत में छेद हो रहा है। और वैश्विक ताप वृद्धि जो हो रही है वो भी प्रदूषण की वजह से हो रही है और ये प्रदूषण ज्यादातर उत्तरी गोलार्ध के देशों में है। तो दक्षिणी गोलार्ध के देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्तों को सुलझाने के लिए चिंतित थे। अब यहां पर एक प्रस्ताव पारित हुआ जिसे एजेंडा 21 कहा गया। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित हुआ और उस प्रस्ताव को एजेंडा 21 कहा गया। तो इस एजेंडा 21 में विकास के कुछ और तरीके सुझाए गए, लेकिन फिर भी आपसी अंतर और कठिनाइयां बनी रही। इसके अनुसार आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। इसे टिकाऊ विकास कहा गया, लेकिन लगता है कि एजेंडा 21 का झुकाव पर्यावरण संरक्षण के स्थान पर आर्थिक वृद्धि की ओर ज्यादा था। देखिए ये अफ्रीका के देश हैं, ठीक है, यहां पर वर्षा नहीं हुई। तो ये 5 देश ऐसे थे जिनकी उपजाऊ जमीन बिल्कुल, जहां वर्षा नहीं हुई तो यहाँ की उपजाऊ जमीन बिल्कुल बंजर हो गई, उसमें दरारें पड़ गई, ठीक है। और यहाँ के लोग इस जगह को छोड़ छोड़ करके दूसरे देशों में जाने लगे और यहाँ के उन लोगों को पर्यावरणीय शरणार्थी कहा गया, पर्यावरणीय शरणार्थी कहा गया दूसरे देशों में। तो ये खेती और किसानी जब बिल्कुल नष्ट हो गई तो फिर ऐसा होना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका के, ये अफ्रीका के देश थे और ये 5 देश ऐसे थे जिनमें अनावृष्टि रही, वर्षा नहीं हुई,
कई साल तक। विश्व की साझी संपदा की सुरक्षा, यानी सबसे पहले तो ये देखो कि विश्व में ऐसी संपदा कौन सी है जो साझी है, और फिर उसकी सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, जिनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। जैसे वायुमंडल है वो सबका है, अंटार्कटिका है वो सबका है, समुद्री सतह है वो सबकी है, बाहरी अंतरिक्ष है वो सबका है। तो ये साझी संपदा है, वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष। इस संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंटार्कटिका संधि 1959 हुई। मॉन्ट्रियल न्याय आचार प्रोटोकॉल 1987 हुआ और अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्याय आचार 1991 हो चुके हैं। लेकिन अपुष्ट वैज्ञानिक साक्ष्य और समय सीमा को लेकर सहमति कायम करना मुश्किल है। 1980 के दशक के मध्य में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज एक और आग खोल देने वाली घटना है। 1980 के दशक में पता चला कि जो अंटार्कटिका है उसके ऊपर जो ओजोन गैस की परत है वायुमंडल में, उसमें छेद हो गया है, अर्थात वो वहां से नष्ट हो गई है। उसके नष्ट होने का कारण है ग्रीन हाउस गैस है। ये ग्रीन हाउस गैसें एसी में से निकलती हैं, फ्रिज में से निकलती हैं, विभिन्न प्रकार के जो स्प्रे होते हैं उनसे निकलती हैं। ठीक है, तो उनसे जो है ये ग्रीन हाउस गैसों से ओजोन की परत नष्ट हो जाती है। ये देखिए अंटार्कटिका है, ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, और जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो वैश्विक ताप वृद्धि होगी, तो यही बर्फ पिघलेगी। यहां बर्फ के बड़े बड़े विशाल पहाड़ हैं। ठीक है, चारों तरफ से ये बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये भारत से लगभग 4.5 गुना ज्यादा बड़ा है क्षेत्रफल में भारत से। अब देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मिजोरम से गुजरात तक फैला हुआ भारत जो है उसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, और अंटार्कटिका का जो क्षेत्रफल है वो 1,40,00,000 वर्ग किलोमीटर है, यानी भारत से लगभग 4.5 गुना ज्यादा बड़ा है। ये विश्व के निर्जन क्षेत्र का 26% हिस्सा है। निर्जन, यहां पर आदमी नहीं रहते। और विश्व में ऐसे स्थान जितने भी हैं जहां मनुष्य नहीं रहता, उन स्थानों का 26% हिस्सा जो है अंटार्कटिका है। थल क्षेत्र पर मौजूद हिम का 90% हिस्सा यहां है। जितनी भी थल भाग के ऊपर उस बर्फ का 90% हिस्सा अंटार्कटिका पे है। धरती पर मौजूद स्वच्छ जल का 70% हिस्सा इस महादेश में मौजूद है। स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर, जो पीने योग्य है, जो मानवीय उपयोग के लिए, जीवधारियों के लिए उपयोग है, उसका 70% हिस्सा केवल अंटार्कटिका पर है। 30% पूरी दुनिया में है। अंटार्कटिका का 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त विस्तार समुद्र में है। ये 3,60,00,000 वर्ग किलोमीटर समुद्र के अंदर भी है। ठीक है, सीमित स्थलीय जीवन वाले इस महादेश का समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत उर्वर है, जिसमें कुछ पादप है, सूक्ष्म शैवाल है, कवक है, लाइकेन है,
समुद्री स्तनधारी जीव हैं, मछलियां हैं तथा कठिन वातावरण में जीवन यापन के लिए अनुकूलित विभिन्न पक्षी भी हैं यहाँ पर। क्रिल मछली समुद्री आहार श्रृंखला की धुरी है जिस पर दूसरे जानवरों का आहार निर्भर है। यहाँ के पानी में क्रिल नामक एक मछली मिलती है जिसे खाकर के यहाँ के सभी जीव जो है जिंदा रहते हैं। अंटार्कटिका विश्व की जलवायु संतुलित रखता है। इसकी हिमानी परत ग्रीन हाउस गैस के जमाव की सूचना देती है। ग्रीन हाउस गैस जो है यहीं पे आकर के जमती है, ठीक है, जो ये बताती है कि विश्व में कितनी ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं और इन्हीं ग्रीन हाउस गैसों से यहाँ की ओजोन परत में छेद हुआ था। विश्व के सबसे सुदूर, ठंडे और झंझावाती अंटार्कटिका पर किसका स्वामित्व है? यह तो एक साझी संपदा है और किसी भी देश के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। 1959 के बाद से इस इलाके में वैज्ञानिक अनुसंधान हो रहे हैं, मछलियों के आखेट हो रहे हैं और पर्यटन जैसी गतिविधियां भी सीमित मात्रा में यहाँ चालू हुई है। लेकिन इस पर किसी देश का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। अनुसंधान के लिए 2 देश यहाँ जा सकते हैं। जैसे भारत को यहाँ का 25% हिस्सा केवल अनुसंधान के लिए मिला है, क्योंकि भारत के बिल्कुल सुदूर दक्षिण में है ये, तो भारत अपने वैज्ञानिक और अभियान यहाँ पर भेजता है। भारत ने अंटार्कटिका पर दक्षिण गंगोत्री नाम का एक अनुसंधान केंद्र भी बनाया था, ठीक है। और गोवा से यहाँ के लिए ट्रिप जाती है, उसमें तमाम वैज्ञानिक लोग जाते हैं, ठीक है, और वहां पर ये लोग अनुसंधान करते हैं। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। पर्यावरण को लेकर उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध के देशों में रवैये में अंतर है। उत्तरी गोलार्ध के विकसित देश उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस रूप में पर्यावरण आज मौजूद है। हर देश की जिम्मेदारी बराबर तय करना चाहते हैं, लेकिन बराबर कैसे हो सकती है? जिन देशों ने पूरी दुनिया के देशों पर अपना अधिकार जमा के वहां राज्य किया और वहां के संसाधनों को अपने विकास के लिए लगा लिया और वो समृद्ध हो गए, विकसित हो गए, और जो देश जिन पे इनका राज्य था वो नव स्वाधीन होने के बाद बेचारे गरीब बने हुए हैं और धीरे धीरे अपना विकास कर रहे हैं। दक्षिण के विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान विकसित देशों के औद्योगिक विकास ने अधिक पहुंचाया है, इसलिए इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी उन्हें ज्यादा उठानी चाहिए जो विकसित देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसलिए 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को माना गया और इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत कहा गया। रियो जो घोषणा पत्र, जो एजेंडा 21 है, वो जब हुआ तो धरती की पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे। देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज्यादा है और इनके पास विपुल प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय संसाधन है, इसलिए विकसित देश अपनी खास जिम्मेदारियां स्वीकार करते हैं, ऐसा एजेंडा 21 में कहा गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के UNFCCC 1992 यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसे कहा गया है UNFCCC 1992 में भी इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के पक्ष में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे, ऐसा UNFCCC 1992 में माना गया है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा विकसित देशों का है। विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बहुत कम है, इसलिए चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल यह फिर एक दूसरा सम्मेलन क्योटो में हुआ।
क्योटो जापान का शहर है, ठीक है। तो वहां जो प्रस्ताव पारित हुए उन्हें क्योटो प्रोटोकॉल कहा गया। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसों के बारे में माना जाता है कि यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। इसलिए जापान के क्योटो में 1997 में, यानी 1992 रियो डी जनेरियो में हुआ और फिर 1997 में क्योटो में हुआ, इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी है। इस प्रकार इस पार्ट 6 का पहला भाग जो है पूरा होता है। दूसरा भाग हम अगले सेशन में पूरा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।